चलो पिछले क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड तक निकाले थे। देखो बेटा, सबसे पहली बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन आप टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं अधिक अधिक अगर मैं काम करूँ अपने साइड से तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर इसको समेट पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अपने साइड से ड्यूरिंग द लेक्चर्स यहाँ पर मैं प्रॉब्लम कम दूंगा। बाद में मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम को मैं ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दूंगा वो पैटर्न होते हैं। दरअसल क्या होता है कि केवल थ्योरी और फॉर्मूले पढ़ करके मैथमेटिक्स में हम लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या काम करेंगे कि उसके अलावे उसके बियॉन्ड हम लोग कुछ आपको जो है सो कुछ टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सेंट्रॉइड तक हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग सेंट्रॉइड से आगे बढ़ते हैं और सेंट्रॉइड के ऊपर सबसे पहले एक छोटा छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है ना? आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मेड बाय एंगुलर पॉइंट्स वो है आपका -1,0, 5,-2, 8,2। देखो, हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो कुछ ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ये ए बी सी, ये हमारा एंगुलर पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट देखो दे रखा आपका -1,0, बी का दे रखा 5,-2, सी का दे रखा आपका 8,12 और आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करके। तो यहाँ देखो बेटा, यही x1/1 है, ये आपका x2/2 है और ये आपका x3/3 है। तो x1 बोले तो -1 प्लस 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज निकल जाएगा 12/3। ये निकल जाएगा आपका 4। एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकल गया 4। उसी प्रकार y कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। y1 क्या है आपका 0 प्लस -2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3, तो निकल जाएगा आपका 10/3। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंट्रॉइड आया वो आया 4 और 10/3। एक दूसरा क्वेश्चन बहुत ही, ये भी आपका बेसिक है, इसको कहीं से भी आप इसको नहीं कह सकते हैं कि ये आपका ऐसा कहीं कुछ है। क्वेश्चन ये हमारा, हम इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मेड बाय, फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मेड बाय लाइंस। लाइंस हमारा दे रखा है 3x - y - 11 = 0, 7y + x - 11 = 0 और तीसरा दे रखा है कि 2x + 3y = 0। ठीक है? मतलब इन लाइन से मतलब आपको क्या है ना कि देखो, ऐसा कुछ आपको दिया है सेंट्रॉइड निकालने के लिए कि ये देखिए आपका कोई ट्रायंगल है ABC और आपको यहाँ पर एंगुलर पॉइंट्स को नहीं बताया है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया भैया कि AB का जो इक्वेशन है ये आपका 3x - y - 11 = 0 है ना, और BC का जो इक्वेशन है कुछ आपका 7y + x - 11 = 0 है और AC का जो इक्वेशन है कुछ आपका 2x + 3y = 0 है।
और आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने का देखो हमारे पास में यही फॉर्मूला है, ये एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का है और ये वाई कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला है। मतलब हमको ए का वर्टेक्स चाहिए, बी वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, वर्टेक्स बी का और सी का, इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। जब तक हमें इन तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा तब तक हम सेंट्रॉइड नहीं निकालेंगे। अब इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे बेटा? तो हमारे पास में देखो दो लाइन का इक्वेशन हमारे पास में दिया हुआ है। अब ए क्या है? इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, मतलब इन दोनों अगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वर्टेक्स ए मिलेगा, है ना। फिर ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वर्टेक्स बी मिलेगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो वर्टेक्स सी मिलेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको करने में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेगा तो इजीली हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वर्टेक्स ए बी सी को निकाल करके सेंट्रॉइड इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव जो जाता है वो पड़ाव हमारा है इन सेंटर के ऊपर। समझना है इन सेंटर क्या होता है। तो इन सेंटर जो होता है ना है ना, लिखेंगे पहली पॉइंट, जैसे ये कुछ आपका ट्रायंगल है, ठीक है। नाम इसका दे दिए ए बी और सी। ये हमारा कोई ट्रायंगल बेटा, और हमको निकालना है इन सेंटर कि भैया इन सेंटर क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो देखो ये जो यहां पर देखते हैं थोड़ा, ये देखो एडी जो देख रहे हो एंगल ए का बाइसेक्टर है, बी जो देख रहे हो एंगल बी का बाइसेक्टर है, और सी एफ जो देख रहे हो ये एंगल सी का बाइसेक्टर है ये। और ये तीनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो लिख सकते हो यहां पर इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट का अगर इसमें हम बात करें, इट इज, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे हैं तो एक चीज इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से इसका डेरिवेशन चलता है, वो है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और क्या कहता है ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? इसको हम लोग यहां पर जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा कहता है ना कि एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज divides line in front of its vertex in the ratio of the length of its corresponding side। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या बोला ना कि ये मान करके चलो कि हमारे पास में ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं
AD, तो BC अच्छा ऐसे ले लेते हैं, A का अपोजिट वर्टेक्स का लेंथ आपका हो गया, सॉरी अपोजिट साइड का लेंथ A, B के अपोजिट साइड का लेंथ वी जस्ट कंसीडर B, और C के अपोजिट साइड का लेंथ हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, C करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है ना, AD एंगल बाइसेक्टर है, तो AD एंगल बाइसेक्टर BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वही कहता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये क्या करता है, अपने जैसे हम यहां पर ये देखो वर्टेक्स ए है, तो ये अपने अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा किस किस रेशियो में, तो इस एंगल को बनाने में ये जो दोनों साइड आया है, इन दोनों साइड के लेंथ के रेशियो में क्या करेगा, BC को डिवाइड करेगा। यहां पर जो AD हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि जो यहां पर AD जो हमारा आप देख रहे हैं एंगल, सॉरी AD जो बाइसेक्टर आप देख रहे हैं एंगल A का, वह BC को AB इज टू AC के रेशियो में डिवाइड करेगा, दैट इज हमारा C इज टू B के रेशियो में डिवाइड करेगा। किसके रेशियो में डिवाइड करेगा, C इज टू B के रेशियो में। वही लिखता है एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड्स लाइन इन फ्रंट ऑफ इट्स वर्टेक्स इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है ना, उस एंगल को कंटेन करने वाला जो साइड होता है उन साइड के लेंथ के रेशियो में अपने अपोजिट, मतलब उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं ना बेटा, चलो ये बातें तो क्लियर हो गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से कह सकते हैं कि D जो है एक नोट बना करके, है ना, नोट बना करके कह सकते हैं D डिवाइड्स BC in the ratio of C is to B, in the ratio of C is to B। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं, चलो एक बात पूछता हूं कि यहां पर पूछो अगर मैं BD का लेंथ क्या होगा और DC का लेंथ क्या होगा, तो इसको आओ ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे घर में 20 किलो अनाज है, कितना हमारे पास में 20 केजी राइस है, और मुझे दो आदमियों के बीच में 2:3 के रेशियो में बांटना, तो किसको कैसा मिलेगा, तो रेशियो प्रोपोर्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े, इसको कैसे करते हैं 20:2, पहला को हिस्सा निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2+3, और दूसरा के लिए क्या करते हैं 20:3 डिवाइडेड बाय 2+3। मतलब D हमारा A को C इज टू B के रेशियो में बांट रहा है, तो किसको कितना मिलेगा, अगर मैं यह पूछूं, हमारा देखो BC का पूरा लेंथ क्या था, A था, तो D क्या किया BC को दो भाग में बांटा, तो उनका रेशियो हमारा C इज टू B था, तो किसको कितना हिस्सा मिला, अगर ये हमको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो यही हिस्सा के लिए क्या बताते हैं, अभी जस्ट बताएं कि 20 को 2:3 के रेशियो में बांटना था, तो पहला हिस्सा के लिए क्या किया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उन रेशियो का सम से डिवाइड कर दिए। उसी प्रकार दूसरा को करने के लिए क्या किए, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करके उनके रेशियो के सम से डिवाइड कर दिए। उसी प्रकार हम यहां पर कह सकते हैं कि जो BD जो हमारा होगा किसके इक्वल होगा, तो BD हमारा जो इक्वल होगा, ये हिस्सा इक्वल होगा A इंटू C डिवाइडेड बाय C प्लस B, है ना। BD जो हमारा हिस्सा होगा यहां पर, ये इक्वल होगा A इंटू C डिवाइडेड बाय C प्लस B के, और दूसरा आता है DC जो हमारा हिस्सा होगा वो इक्वल होगा हमारा A इंटू B डिवाइडेड बाय C प्लस B के, A इंटू B, है ना, क्या था हमारा DC, हाँ DC जो हमारा इक्वल होगा A इंटू B डिवाइडेड बाय C प्लस B के। तो ये तो समझ में आ गया ना भाई, किसको कितना हिस्सा मिला, ये हमको पूरी तरीके से समझ में आ गया। चलिए, तो हमने समझा इनसेंटर क्या होता है ना। इनसेंटर तो हमने बताया कि एंगुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इनसेंटर कहलाता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। फिर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़े। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसलिए पढ़े कि अभी हम जो इन सेंटर का, जैसे अभी पढ़े ना, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सिमिलरली जब हमको इन सेंटर की हमको बात करना होता है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग निकालेंगे, उसकी जब बारी आती है तो उसके लिए देखो क्या लगाने वाले हैं, यहां इसको देखो, ठीक है।
इसके लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं देखो। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल चलो लेते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छे ढंग से करने का। अब बारी आ गई है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को डिराइव करने की, और हालांकि डेरिवेशन का कहीं पूछा नहीं जाता है, बस अपनी ब्रिलियंसी साबित करने के लिए हम यहां बता रहे हैं। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कुछ यूं कह लो सर x1/1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कुछ कह लो x2/2 है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट कुछ कह लो x3/3 है। क्लियर है? अब चलो बेटा, अब मेरा काम है एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करना। तो हम यहां पर एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो हमारा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। हाँ, पहले तो ए का ये अपोजिट साइड है, तो ये कंप्लीट लेंथ को लेट कर लो ए है, चूंकि अभी रेशियो बाकी जरूरत पड़ेगी। बी के अपोजिट लेंथ को हम लोग क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। और ये जो सी का जो हमारा अपोजिट लेंथ है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सी ले लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, अब हमारा बारी आता है भाई मेरे कि यहां से मुझे निकालना है, अगर मैं आपको यह पूछूं कि डी बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो तुरंत रेशियो बताइएगा भैया, C/B। मतलब डी है ना, डिवाइड्स, यहां डी डिवाइड्स बीसी क्यों लिखे, तुम तो समझ जाओगे, C/B के रेशियो में क्या कर रहा है, हमारा डिवाइड कर रहा है। अब मैं इस परिस्थिति में अगर मैं पूछूं कि डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या बताइएगा भैया, डी का कोऑर्डिनेट आप बताइएगा mx2 मतलब cx3 प्लस nx1 bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी। और उसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं तो क्या बताइएगा, इसका y कोऑर्डिनेट बताइएगा cy3 प्लस by2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी। तो देखो हमारा यहां पर d का जो कोऑर्डिनेट है, d का कोऑर्डिनेट देखो यहां पर हमारा क्या हो गया, निकल गया। d का कोऑर्डिनेट फाइनली हमारा यहां पर निकल गया है। ठीक है, d का यही हमारा कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर? इसके बाद अब हम लोग आते इन सेंटर के ऊपर। तो इन सेंटर क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एक एंगल बाइसेक्टर एडी हुआ, दूसरा एंगल बाइसेक्टर देखो हमने ड्रॉ किया बीई। जैसे ही हमने बी ड्रॉ किया तो हमारा क्या हो गया, यही इन सेंटर हो गया। और तीसरा बाइसेक्टर देखो हमारा, जब दो एंगल बाइसेक्टर डिसाइड जब इंटरसेक्ट करता है तो ऑलरेडी हमारा पॉइंट डिसाइड हो जाता है कि कौन सा हमारा इन सेंटर होगा। बस तीसरा वाला जो जाता है वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाता है। तीसरा वाला जो एंगल बाइसेक्टर जाएगा वो बस फॉर्मेलिटी निभाएगा, जाकर के दो से काम चल जाएगा। अच्छा, मुझे यही आई का कोऑर्डिनेट चाहिए। मुझे एक यहां देखो एडी में ए का कोऑर्डिनेट मालूम, मुझे डी का कोऑर्डिनेट मालूम, मुझे आई का कोऑर्डिनेट चाहिए, आई का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आई एडी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर आप इसको सेक्शन फॉर्मूला के लॉजिक से देखें तो आई एडी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब सवाल यह है कि आई एडी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यह मुझे निकालना है भाई। तो रेशियो निकालने के लिए क्या बताया कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि बी को कंटेन करने वाला ये साइड के लेंथ के रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा, इसका लेंथ तो पता सी, तो ए आई तो आपका निकल जाएगा सी, ये वाला रेशियो। और इधर का रेशियो क्या निकल जाएगा भैया, तो बीडी का लेंथ चाहिए, तो बीडी का लेंथ क्या था भैया हमारा, बीडी का लेंथ हमारा था ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी के रेशियो में। मतलब आई जो है एडी को C/2 AC बाय C प्लस बी में डिवाइड करेगा, C/2 AC बाय C प्लस बी के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो C/2 AC बाय C प्लस बी मतलब C/1 डिवाइडेड बाय, अच्छा चलो इसको एक ट्रायंगल अलग बना दो। चलो देखो C/1 डिवाइडेड बाय AC बाय C प्लस बी। इस रेशियो को थोड़ा कटकुट मचा देते हैं। देखो C/1 नहीं जाएगा, C प्लस बी डिवाइडेड बाय AC।
AC कट गया, क्या बचा, C प्लस बी इज टू ए बोले, मतलब हम C इज टू, हम यहाँ C इज टू AC बाय C प्लस बी बोले या C प्लस बी इज टू ए बोले, बात हमारा क्या है, बराबर है, बात हमारा दोनों क्या है, बराबर है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आओ अब हम इन सेंटर को तो निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो यही था आपका, देखिए ये पॉइंट देखो आपका ए था जिसका कोऑर्डिनेट कुछ था x1/1 और ये पॉइंट आपका डी था जिसका कोऑर्डिनेट देखो यहां पर क्या था, x कोऑर्डिनेट cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस b, cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस b, और यही पॉइंट आई था जो इसको c प्लस बी इज टू ए के रेशियो में क्या कर रहा था, ये देखो डिवाइड कर रहा था। चलो अब यहां से लगा लो सेक्शन फॉर्मूला, तो मान लो आई का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, अब एक्स को निकालते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो एक्स क्या निकल जाएगा भैया, एम एक्स टू, एक्स का फॉर्मूला होता है एम एक्स टू, एम, अरे भाई इसका एक और कोऑर्डिनेट होता है जिसको मैं लिखना भूल गया, मैं डी का कोऑर्डिनेट मैं वापस लिख देता हूं, c/3 प्लस b/2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, यहां देखो लिख देता हूं डी का कोऑर्डिनेट मैं थोड़ा यहां, यही ना हमारा cx3 प्लस bx2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, सिमिलरली cy3 प्लस by2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, ये x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। चलो आओ अब हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहां पर फिलहाल नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है ना भाई मेरे, सबको पता होगा, ऐसा नहीं है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है ना, एम प्लस एन, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एम एक्स टू मतलब c प्लस बी इंटू सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी प्लस एन एक्स वन, एन तो आपका है a और x1 तो आपका है x1 और डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो c प्लस बी प्लस a, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका cx3 प्लस bx2 प्लस ax1 डिवाइडेड बाय c प्लस b प्लस a, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट बोले तो क्या हो जाएगा बेटा, m/2, तो c प्लस बी इंटू cy3 प्लस b/2 डिवाइडेड बाय c प्लस बी, ठीक है, प्लस n/1 तो a/1 डिवाइडेड बाय c प्लस b प्लस a, ये दोनों कट गया, y बराबर क्या निकल गया आपका, c/3 प्लस b/2 प्लस a/1 डिवाइडेड बाय c प्लस b प्लस a, तो आपका इन सेंटर का फाइनली कोऑर्डिनेट क्या निकल गया आपका, इन सेंटर का फाइनली जो हमारा कोऑर्डिनेट कुछ आया, यही आया ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, और दूसरा आया a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, तो ये हुआ। तो देखो भाई मैं जनरली मैं प्रूफ नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर इसका मैं जो प्रूफ बताया हूँ ना, तो समझना कि आगे जा करके इस प्रूफ का इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने इस प्रूफ को इतने डिटेल मैंने बताया। जहाँ ABC आपको पता है, तीनों साइड का लेंथ था x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या था, तीनों पॉइंट के वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट था, ठीक है। आइए एक हम लोग अब बताओ, हम इतना प्रोसीजर बता दिए, अब इसके ऊपर लप्पू लप्पू सा क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसके ऊपर करने के लिए, है ना। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द, देखो थोड़ा सा इसमें आपका भी कॉपरेशन चाहिए सो दैट वी कैन मिनिमाइज द वीडियो, हम लोग वीडियो के लेंथ को मिनिमाइज हम लोग कर सके और एक डिफिनिट टाइम में आकर के इस पूरे लेक्चर को हम लोग समेट करके रख सके। तो जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो कैलकुलेशन को मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन अगर वह आपसे नहीं होगा, अगर आपका आंसर फाइनली नहीं आ पाएगा, अगर आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, ठीक है, हम आपको बता दिया करेंगे। तो फाइंड इन सेंटर, फाइंड इन सेंटर, इन सेंटर
of triangle whose vertices are 4, -2, -2, 4 एंड 5, 5। अब ये बताना इसका इन सेंटर निकालना भैया। ये देखो हमारे पास में कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास में कोई ट्रायंगल दे रखा है जहां ए दे रखा है आपका क्या है 4, -2 है। ये देखो बी दे रखा है आपका -2, 4 है। और ये देखो सी दे रखा है आपका 5, 5 है। क्लियर है। ये दे रखा है आपका 5, 5 है। तो आपको निकालना क्या है ना, इन सेंटर। तो ए का ये साइड देखो होता था बेटा, क्या होता था ए, ये होता था आपका बी, और ये होता था आपका क्या सी होता था। तो यहां पर पहले क्या निकालो, बी सी निकालो। बी सी क्या होता है √अंडर -2, -5 का होल स्क्वायर, 4 -5 का होल स्क्वायर करोगे तो बी सी आ जाएगा। फिर निकालोगे ए सी √अंडर 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर करोगे तो ए सी आ जाएगा। फिर निकालिए ए बी √अंडर 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा ए बी। तो इससे तीनों साइड का देखो लेंथ पता चल जाएगा। और ये देखो आपका है x1/1, ये देखो आपका x2/2, ये देखो आपका x3/3। तो आप ये फॉर्मूला जो सेंटर क्या होता है इन सेंटर निकालने का है ना, ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाय a + b + c। दूसरा आपका a/1 + b/2 + c/3 डिवाइडेड बाय a + b + c। इस फॉर्मूला में बस पुट कर दीजिए। देखो यहाँ से ये आपका क्या दे देगा, बी सी आपका देखो दे देगा ये वैल्यू ए का, ए सी दे देगा वैल्यू बी का, और ये दे देगा वैल्यू आपका सी का। बस रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। दे दो उसको। देखो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 0, 0 दे रखा है, बी 3, 0 है, सी 10, 4 है, एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड डी। देखो ए बी सी आपका दे रखा है, बहुत आसान है भाई मेरे। देखो प्रूफ इसीलिए बता देते हैं ना कि यहाँ पर उस प्रूफ पर आधारित आपको बहुत सारे सवाल आपके मॉड्यूल में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर प्रूफ करवाया हूँ, ठीक है। तो प्रूफ समटाइम्स क्या होता है ना बेटा, बहुत नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर देखो ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमारा 0, 0 कुछ, बी दे रखा है आपका 3, 0, और सी दे रखा है आपका 10, 4। एक्चुअली मैं ये जो फिगर बनाया हूँ गड़बड़ है, एक्चुअल फिगर में बना देता हूँ। हालांकि इस फिगर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी मैं ठीक से ही बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाए चीजें। ये देखो है आपका, ये देखो है आपका, ये आपका कुछ ए है 0, 0, ये आपका कोई बी है 3, 0, और ये पॉइंट आपका सी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 10, 4। तो ये आपका एक्चुअल फिगर है। हालांकि बी यहां होना चाहिए था कोई बात नहीं बेटा, यहां से हम इसको, क्या दिक्कत है, अपनी खेती है तो मिटा देते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट फिगर है। तो कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीट्स बी सी एट डी। अब ए का देखो एंगल बाइसेक्टर, ये देखो एंगल बाइसेक्टर ए का है जो कि बी सी को डी पर मिल रहा है। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालना। भैया डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको यह पहले मालूम करना पड़ेगा कि डी बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम जाएंगे कहां पर, एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर।
हम बताते हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो है वह अपने सामने वाले, अपने वर्टेक्स के, उस एंगल के वर्टेक्स के जो सामने वाला साइड होता है उस साइड को उस इंक्लूडेड कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब डी जो होगा इसको AC इज टू AB के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो पहले तो आपको चाहिए AC का लेंथ, फिर चाहिए आपको AB का लेंथ। तो AC का लेंथ क्या निकल जाएगा भाई मेरे, अंडर रूट 0 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज क्या निकल जाएगा ये 100 प्लस 16 रूट अंडर 116। क्लियर है। और AB निकालोगे तो AB क्या हो जाएगा बेटा आपका रूट अंडर, देखो करोगे 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 3। क्लियर है, क्लियर है ना। तो रेशियो आपका निकल गया 116 इज टू 3। क्लियर है। तो अब देखो ना भाई मेरे, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मालूम, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट मालूम, D जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो मालूम, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन इवेलुएट D ऑल्सो। ठीक है, थोड़ा एक बार देख लेना कैलकुलेशन वगैरह को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटर जिसका नाम है ऑर्थो सेंटर। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आज मैं एटलीस्ट सेंटर की कहानी को मैं समाप्त कर दूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी सेंटर की कहानी को समाप्त करने की, ठीक है ना, जो कि सही रहेगा। पहले तो हम लोग यहां बात करते हैं किसकी, ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले समझो। देखो ये कोई, देखो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम देखो दे रखा है ABC, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड डालेंगे तो ये तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो पहले क्या हो गया, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड, it is the point of intersection of the altitude from the vertex to the opposite side, to the opposite side। तो यही हमारा क्या कहलाता बेटा, यही हमारा कहलाता ऑर्थो सेंटर, और इसको डिनोट H से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय H से इसको डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को। अब देखिए मान लो यहां पर AD B और CF, ये तीनों क्या है आपका एल्टीट्यूड है। AD जो आप देख रहे हैं है ना, ये BC पर एल्टीट्यूड है, और B जो देख रहे हैं ये AC पर एल्टीट्यूड है, और AB जो CF जो देख रहे हैं ये AB के ऊपर आपका ये एल्टीट्यूड है। देखो सेंट्रॉइड का रेडीमेड फॉर्मूला बताया मैंने, इन सेंटर का मैंने रेडीमेड फॉर्मूला बताया, ठीक है। लेकिन ऑर्थो सेंटर का मैं रेडीमेड फॉर्मूला मैं अगर बताऊं तो होता आपका x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C, y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B प्लस tan C। बट ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा सर तो हाउ आई कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर इनसाइड अ ट्रायंगल, कैसे निकालेंगे। तो याद होगा बेटा कि हमने कुछ पहले जो चीजें मुझे स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर करनी थी मैंने उन चैप्टर्स को पहले करा था, जैसे स्लोप बताया था कि नहीं बताया था। तो उसी के कॉन्सेप्ट से हम यहां बनाएंगे, उसी के कॉन्सेप्ट से हम यहां पर बनाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो हमें बाद में करनी है उन बातों को जिक्र हम पहले करेंगे।
जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट ए देख रहे हैं, लेट से इसका कोऑर्डिनेट कुछ है x1y1, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2y2, पॉइंट सी है कोऑर्डिनेट है x3y3। तो इसमें कुछ चीजें की जो जरूरत है, मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उसके ऊपर चलिए। पहला जो चीज चलना है, आपको एक इक्वेशन सीखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट whose having slope m, having slope m, स्लोप m। तो इसका इक्वेशन होता है आपका बेटा y माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखो क्या बोला कि जिस लाइन से, जो मतलब ये जैसे मान लो एडी का इक्वेशन चाहिए, तो एडी लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो y में उसके y कोऑर्डिनेट को घटा दो, x में उसके x कोऑर्डिनेट को घटा दो, और इस जगह पर उसका स्लोप लिख दो, उस जगह पर उसका स्लोप लिख दो। तो कहिएगा सर कि मुझे आपको एडी का इक्वेशन चाहिए, मुझे यहां पर हमको चाहिए यहां पर एडी का इक्वेशन। चलिए यही इसी में हम निकालते हैं एडी का इक्वेशन, और इस सेम फिगर को हम यहां लेकर आते हैं। ये कुछ आप गौर से देखिए, ये ए बी सी था, ए का कोऑर्डिनेट कुछ आपका x1y1 था, बी का कोऑर्डिनेट कुछ x2y2 था, सी का कोऑर्डिनेट कुछ x3y3 था। और यहां से देखो, यहां से एडी हमारा था, हमको चाहिए था एडी का इक्वेशन। तो सबसे पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा, एडी का स्लोप क्या होगा। तो भैया हमको स्लोप निकालने के लिए अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, मुझे 2 पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है, 2 पॉइंट की मुझे आवश्यकता पड़ती है। एडी का स्लोप कैसे निकालेंगे, यहां पर तो एडी में केवल ए का कोऑर्डिनेट दिया है। तो मेरा सवाल है कि चलो एक काम ऐसा करते हैं सर, यहां पर हम जो देख रहे हैं ना कि एडी तो एल्टीट्यूड है, एडी परपेंडिकुलर बीसी है। और एक चीज समझें कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। ये बात पकड़ में आया कि नहीं आया। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। मतलब m ऑफ द स्लोप ऑफ बी सी इंटू स्लोप ऑफ ए डी किसके इक्वल होगा, आपका -1 के। अब स्लोप ऑफ बी सी तो निकाला जा सकता है, कैसे, y का डिफरेंस मतलब y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2 इंटू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब निकाल दो स्लोप ऑफ ए डी, क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी निकल जाएगा -1 बाय y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। तो स्लोप ऑफ ए डी आ जाएगा आपका कुछ x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2। मैं समझता हूं कि आईटी की तैयारी करते हो तो इतना तो बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। स्लोप ऑफ एडी पता चल गया तो निकाल लो। अब क्या हो जाएगा भैया, इक्वेशन ऑफ एडी। देखो मैं भी जितनी बातें मैं कर रहा हूं, बहुत सारी बातें आपको हवा में जाएगी। जब तक इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ एडी अपन को चाहिए था, क्या होता है, y में y कोऑर्डिनेट को घटा दो, स्लोप लिख दो x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाय y3 माइनस y2, और x में फिर x कोऑर्डिनेट को घटा दो। दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एडी, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एडी। तो एडी का इक्वेशन निकालें, और फिर बी देखो, ये क्या था ना, देखो जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 2 पॉइंट, यहां पर भी जब 2 एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर गया, जिस पॉइंट पर 2 एल्टीट्यूड पहले इंटरसेक्ट किया वही आपका ऑर्थो सेंटर हुआ। तीसरा तो बस वहां से फॉर्मेलिटी निभाने के लिए गया है। मतलब ये पॉइंट आप देख रहे हैं क्या ना, यही हमारा ऑर्थो सेंटर है। अब बात आता है मेरे भाई, यहां से बात आती है कि सर ये जो हमारा ऑर्थो सेंटर तो है, मतलब ये एच क्या है, तो सर ये लाइन बी डी और लाइन ए डी और बी, ये दोनों का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जिस प्रकार से हमने इक्वेशन ऑफ एडी को निकाला,
अगर उसी प्रकार से हम अगर इक्वेशन ऑफ बी को निकाल ले और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर ले, क्योंकि इसका भी इक्वेशन आएगा आपका कोई लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा, जो कि आप 10th क्लास में जो पढ़े ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो एडी का भी इक्वेशन आपका 2 वेरिएबल में आएगा, बी का भी इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएगा। 2 इक्वेशन बन गया आपके पास में, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। जो पॉइंट जो आपका एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा, अगर एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन है, तो वही आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। पहले क्या काम करते हैं कि पहले हम पकड़ते हैं कोई 2 एल्टीट्यूड को, ठीक। आओ इस बात को मैं क्वेश्चन को करते हैं, जितनी बातें मैंने बताया इन सारी बातों के क्वेश्चन से करते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो है ना चीजें क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं एकदम बहुत ही बेसिक सा। देखो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल मेड बाय वर्टिसेस 1, 1, 4, 4, 3, 6। आइए ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। देखो हमारे पास में कोई ये ट्रायंगल है, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट देखो हमारे पास में कुछ दे रखा है कि 1, 1 है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है कुछ 4, 4 है, और सी का कोऑर्डिनेट हमारा कुछ दे रखा है कि 3, 6 है, और मुझे निकालना है ऑर्थो सेंटर। तो क्या बताया था, ये एल्टीट्यूड और ये 2 एल्टीट्यूड को हम पकड़ लिए, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, एडी और बी का हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एल्टीट्यूड है। अब हमारा फंडा क्या भाई कि एडी और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा क्या ऑर्थो सेंटर है। तो एडी और बी के इक्वेशन को निकाले, तो सबसे पहले हमको एडी का इक्वेशन चाहिए। तो एडी की इक्वेशन के लिए तो ये हमको पता है कि ए की किस पॉइंट से पास कर रहा है, बट हमें एडी का स्लोप चाहिए। तो चलो आप निकालते एडी का स्लोप। तो हम तो एडी के स्लोप निकालने से पहले हम क्या करेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस लॉजिक का यूज करने वाले हैं कि स्लोप ऑफ एडी इनटू स्लोप ऑफ बीसी का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो स्लोप ऑफ एडी क्या निकल जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ बीसी। तो स्लोप ऑफ एडी इजकल टू हो जाएगा आपका -1 बाय स्लोप ऑफ बीसी। निकालो तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 4 क्या निकल गया, -1 बाय -2, दैट इज क्या निकल गया आपका 1/2 स्लोप ऑफ एडी। क्या निकल गया, 1/2 निकल गया आपका स्लोप ऑफ एडी। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ एडी। इक्वेशन ऑफ एडी के लिए क्या बताएं, y में y कोऑर्डिनेट को घटाइए, स्लोप लिख दीजिए, फिर x में x कोऑर्डिनेट को घटाइए। अब लिख दीजिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x y के, 2 को इधर भेज दो, तो 2 टाइम्स ऑफ y - 1 इज इक्वल्स टू x - 1। क्या निकल जाएगा, 2 बाय -2 इज इक्वल टू x - 1, इधर भेज दो, 2 बाय -x -2 + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 बाय -x - 1 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एडी का आ गया। जिस प्रकार से एडी का इक्वेशन आया उसी प्रकार से बी का भी इक्वेशन निकालिए। तो बी भी देखो पॉइंट बी से पास कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पता है। आप चाहिए बी का स्लोप, तो बी का स्लोप कैसे निकलेगा, तो हमने देखा है कि बी हमारा एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है।
तो यहां से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे भैया कि स्लोप ऑफ AC और जो स्लोप ऑफ B होगा इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आपका -1 के इक्वल होगा। इसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम वही इस्तेमाल करेंगे कि हमको स्लोप ऑफ क्या चाहिए, B चाहिए। तो स्लोप ऑफ B क्या निकल जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ AC। और स्लोप ऑफ AC को तो निकाला जा सकता है -1 बाय मतलब 3 -1 डिवाइडेड बाय 6 -1। तो स्लोप ऑफ B क्या निकल जाएगा आपका, -1 बाय 2 बाय 5 दैट इज -5 बाय 2। अब निकाल लो। अब क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ B। देखो अगर इक्वेशन निकालने में गड़बड़ी होगी तो आपको भी पता है कि दो लीनियर इक्वेशन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये तीनों का केस होता है। अगर इक्वेशन गड़बड़ी अगर हो गया तो समझ जाना कि तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन एक्स और वाई का सिंगल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों लाइन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्लास 10th के मैथ से अगर इसको कनेक्ट करोगे तो तुम देखोगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ BE अपन को चाहिए। तो क्या बोले, y में y कोऑर्डिनेट को घटा दो और यहां से क्या हो जाएगा भैया, स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप जो है इसका वो आपका -5/2 है और -5/2 इंटू x -4। चलो उधर 2 को भेज दो। तो 2 इंटू वाई -4 इजकल्स टू -5 इंटू x -4 दैट इज क्या निकल गया, 2y -8 इजकल टू -5x प्लस 20। इधर ले आओ, 2y प्लस 5x -28 इजकल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बताओ दो इक्वेशन पता है ना। तो आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या था आपका बेटा, 2y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, 2y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये है 2y प्लस 5x माइनस 28 इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व करो। चलो दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया आपका और यहां से क्या बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -6x और प्लस का 27 इजकल टू 0, -6x इजकल टू -27, x इजकल टू -27 बाय माइनस का 6 कट गया, 3 दूनी 6 9 3 27, 9/2x आ गया। अब x का वैल्यू 9/2 रख दोगे, y का आ जाएगा वैल्यू और वही क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। अब तुम सोचो कि ये फॉर्मूला था x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाय tan a प्लस tan b प्लस, इसका कहाँ इस्तेमाल करोगे और कैसे इसका इस्तेमाल करोगे। संभव है ये सब चीज, बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए बताएं, फिर इसमें आपकी महारत हासिल हो जाएगी, एक काम आपका और आसान हो जाएगा जब आप इसको आगे की ओर देखेंगे। तो इसका हम आंसर बता देना चाहते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, निकालिएगा। ए दे रखा आपका 0,0, बी दे रखा आपका 3,0, सी दे रखा 0,4। इसको आप पहले प्रैक्टिस करिएगा, बाद में इसका ऑर्थो सेंटर कल मैं निकालूंगा। और ये जो क्वेश्चन जब आपको दिए हैं ये क्या आपका VVI है, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं इसको बताऊंगा। देखो यहां से क्वेश्चन लेते हैं, स्लोप की सहायता से हम दिखा सकते हैं। सो दैट पॉइंट्स ए दे रखा आपका -1,3, बी दे रखा आपका 0,5, सी दे रखा आपका 3,1 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो भैया इतना पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो इसमें कोई दो साइड का जो प्रोडक्ट होगा, कोई दो साइड का जो प्रोडक्ट होगा
वो किसके इक्वल होगा, आपका दो साइड का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका -1 के इक्वल होगा। लेकिन अपन को ये तो पता नहीं कि किन दो साइड का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो एक काम करके देख लो ना, तीन साइड है, तीनों का स्लोप निकाल लो और देख लो जिन दो साइड का कि अगर इन तीन साइड में से किसी दो साइड के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, राइट एंगल होगा। तो निकालो स्लोप ऑफ ए बी निकालो। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हो तो क्या मिलता है अपन को, तो यह मिलेगा देखो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 0 + 1 दैट इज 2। स्लोप ऑफ बी सी निकाल दो तो क्या निकल जाएगा, 1 - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 0 इजकल टू -4/3। और स्लोप ऑफ ए सी अगर निकालते हो तो क्या निकल जाएगा आपका 1 प्लस सॉरी अरे 1 - 3 होना होगा भाई, 1 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 दैट इज -2/4 इजकल टू -1/2। अब देखो तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट ले लो, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए बी 2 है, इसका -1 है, 2 से 2 करके क्या मिला -1 हो गया, शो कर दिया आपने। अगर चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताना है, लाइन थ्रो -2,6 and 4,8 is perpendicular to line through 8,12 and 4,24 ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि देखो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और एक लाइन इन दोनों से पास कर रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही केस में इन दोनों के स्लोप को निकालेंगे। तो ये मान लो लाइन स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या निकल जाएगा आपका 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 + 2। 8 - 6 गया 2/4 + 2 6 हो गया, दैट इज क्या निकला आपका 1/3 निकला। लाइन L1 का स्लोप क्या निकल गया आपका 1/3। अब निकालो लाइन L2 का स्लोप, तो निकल जाएगा आपका 24 - 12 डिवाइडेड बाय 4 - 8 दैट इज निकल गया आपका 12 - 4, ये निकल गया आपका -3 निकल जाएगा आपका। तो यहां से देखो स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 करो तो 1/3 इंटू -3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका -1 बचा। मतलब प्रोडक्ट -1 आया, तो ट्रू उसका जवाब हुआ, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट आता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। अब समझते हैं सरकम सेंटर क्या होता है। देखो एक कोई ट्रायंगल है, लेट से कह लो कुछ ABC, ये आपका कोई ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इन तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन तीनों वर्टेक्स का लेंथ आपस में इक्वल होता है, तो फिर इसको सेंटर और इसको रेडियस मानते हुए हम यहाँ पर एक
सर्कल बना सकते हैं। इसमें इस सर्कल को हम लोग कहेंगे सरकम सर्कल। इस सर्कल को हम लोग कहेंगे, यहां पर इसको अपन कहेंगे सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का नाम देंगे और यही आपका क्या कहलाता है, आपका सरकम सेंटर आपका ये कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात ये क्या है, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, यही है आपका। ठीक है। और दूसरा बात है, इट इज डिनोटेड बाय, ओ से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओ से डिनोट करते हैं। अब जैसे याद आ जाओ, ये देखो कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड फिर से इसको बनाते हैं, थोड़ा फिगर हमारा प्रॉपरली बना नहीं है। ये देखो हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, और एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका बेटा, ये कहलाएगा आपका सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है ना। तो राइट एंगल के केस में जो सरकम सेंटर होता है, यही ना आपका, देखो एक ट्रायंगल जो हो गया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का देखो कंस्ट्रक्शन किए, तो यहां पर देखो सरकम सेंटर कैसे गुजरा है, तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए, यहां पर देखो तीनों के वर्टेक्स को टच करते हुए चले गए। यहां पर देखो सरकम सेंटर क्या था, इस ट्रायंगल के अंदर था। यहां पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये आपका देखो डायमीटर भी है, और ये इसका इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी है। डायमीटर है तो ये मिड पॉइंट हुआ आपका डायमीटर का, मतलब ये अगर हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट वही क्या होता है आपका सरकम सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, है ना। ये क्या है आपका बेटा, तो ये आपका है हाइपो, नाम दे दो ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यही क्या है आपका डायमीटर है। ठीक है ना। तो जो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर होता है, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर होता है, वही क्या होता है आपका बेटा, वही आपका होता है ओ, जिसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। जो मिड पॉइंट का डायमीटर होता है इसी को हम लोग कहते हैं ओ, जिसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हारा, लो इसको ही बनाना, पॉइंट्स 2 √3 - 1/2, 1/2 - 1/2, 2 - 1/2, ये ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो निकाल के दिखाओ, फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद से फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये कोई हमारा ट्रायंगल है, सॉरी, एबीसी, जहां ए का कोऑर्डिनेट x1/1, बी का कोऑर्डिनेट हमारा x2/2,
सी का कोऑर्डिनेट हमारा x3/3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखो कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं आपको। देखो पहले ऐसे निकालेंगे, हाफ यहां से लिखो x1/1, x2/2, x3/3, फिर x1/1 लेकर के इसको क्या कर दो, लॉक कर दो। कर दिए। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हाफ लिखे, इसको उठाओ, इन दोनों को उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, तो क्या निकल जाएगा x1/2 माइनस x2/1 प्लस, फिर अब की बार पकड़ना है इन दोनों को, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका x2/3 माइनस x3/2। क्लियर है। अब की बार जो पकड़ना है वो पकड़ना इन दोनों को, क्या लिख देंगे, प्लस x3/1 माइनस x1/3। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। हम सोचे थे कि आज लोकस तक पहुंच जाएंगे, बट कोई बात नहीं, नहीं पहुंच सके। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन देखो हमारा है, ये पॉइंट्स केवल चल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय वर्टिसेस, मेड बाय वर्टिसेस 3,2, ए दे दो, बी दे दो 11,8, सी दे दो 8,12। तो क्या होगा भाई मेरे, एरिया जो होगा वो इक्वल होगा आपका क्या, हाफ 3,2 11,8 8,12, वापस यहाँ 3,2 देकर के लॉक कर दो। मतलब हाफ यहाँ करो, डिटर्मिनेंट ले लो इसका पहले, 3,2 11,8 का क्या निकल जाएगा भाई, 24 माइनस 22 दैट इज 2 आ गया, 2 प्लस फिर इन दोनों का 11,8 8 और 12, ये तो जाएगा आपका 123। क्या हो जाएगा आपका ये 123, सॉरी 132 होगा बेटा, 132 होगा, 132 माइनस 64, तो आ जाएगा इतना, कितना आ जाएगा, 12 में 4 8 बचा, 68। फिर इसका लो 8 3 12 2 का, 8 दूनी 16 माइनस 36, तो माइनस 20 बचा, माइनस 20, मतलब हाफ गुने 50 25 सेंटीमीटर, जो भी है यूनिट स्क्वायर जो रहेगा वही एरिया आपका आ जाए। इसके बाद से अपन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यही है आपका, बहुत सारा क्वेश्चन भी आएगा, प्रोसीजरल क्वेश्चन कुछ जेई के होंगे। उसके बाद आपका लोकस आएगा, तब फिर लोकस जब खत्म हुआ समझ जाना भाई पॉइंट आपका खत्म हो गया। मतलब उम्मीद करो कि अगले क्लास में आपका पॉइंट खत्म होगा, 3-4 क्लास में। उसके बाद फिर आपका चलेगा पॉइंट, जब आपका खत्म जब हो जाएगा तब फिर आपका चलेगा क्या बोलते हैं ये स्ट्रेट लाइन, उसके बाद देन आफ्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पैरेलली आपका सीक्वेंशियल सीरीज का लेक्चर चल रहा है। जब सीक्वेंशियल सीरीज का जब लेक्चर खत्म हो जाएगा इस बैच के, उसके मतलब 2-3 क्लास सीक्वेंशियल सीरीज में भी लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे इस टॉपिक को, उसको कह रहे हैं जैसे सीक्वेंशियल सीरीज के जब लेक्चर जब खत्म हो जाएंगे तब फिर हम वहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर्स को। समझ में आया ना। इसको रेगुलर कर देंगे, स्ट्रेट लाइन के वीडियोज को रेगुलर कर देंगे ताकि जितना जल्द हो सके खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।